हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। तो आज हम आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 का ओरिजिनल सेट को हल करेंगे, जो कि 21/8/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई। उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपये है। उसका मूल वेतन कितना था? तो इसे हम हल करेंगे। जो भी कोई मूल वेतन होता है, मतलब अपने आप में 100% होता है, उसका 15% बढ़ा हुआ जो मूल्य है वह है 1430 रुपये। तो हम इसे जोड़ेंगे, आएगा 115 बराबर 1430 रुपये। हमें 100% परसेंटेज निकालना, क्योंकि कोई भी धन जो होता है वो उसका मूल जो होता है वो 100% के बराबर होता है। तो 100% बराबर होगा 1430 बटे 115 गुणे 100। जब इसे हल करेंगे तो आएगा 12,200, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री एक्स कुमारी वाई के दादा का इकलौता बेटा है। यदि श्री एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है और उनके पिता कुमारी दादा वाई के दादा हैं, तो श्री का कुमारी वाई से क्या संबंध है? तो हम फिगर बना लेते हैं। जो कह रहा है यक्स वाई के दादा का मतलब दादा जो होते हैं पिता के पिता होते हैं का इकलौता बेटा यक्स है। तो इकलौता बेटा जो है वो यक्स है। उसके बाद प्रश्न आगे कहा गया है, यदि उनके पिता कुमारी वाई के दादा हैं तो यक्स वाई से किस प्रकार समझे? जो यक्स है वो वाई के पिता होंगे, क्योंकि जो दादा का लड़का होता है। और यहाँ प्रश्न दूसरे में भी कहा गया है, कोई इसका भाई या बहन नहीं है। तो भाई या बहन नहीं है तो ये स्वयं है, क्योंकि यहाँ इकलौता दिया गया है, इकलौता बेटा है। तो जो यक्स है वो वाई के दादा का इकलौता बेटा है। तो जो दादा के बेटे होते हैं वो पिता होते हैं। तो यक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो वाई का पिता है। अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी यदि 4 किलोमीटर की चाल से चलता है तो उसकी रेलगाड़ी 1 घंटा पहले छूट जाती है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, तब उसकी रेलगाड़ी 24 मिनट पहले छूट जाती है। उसे कितनी चाल से चलना चाहिए कि वह स्टेशन पर सही समय पर पहुंच जाए? तो पहले हम दूरी निकालेंगे, क्योंकि स्टेशन से उसका घर कितनी दूरी पर है। तो हम पहले दूरी निकालेंगे। दूरी का फार्मूला होता है S1 इंटू S1 माइनस S2, यानी एक पहले वह 60 मिनट में देरी में पहुंचता था, उसके बाद वह 24 मिनट देरी में पहुंचता है, यानी इसका अंतर करेंगे आएगा 36। यहाँ 36 लिखेंगे और इसे घंटा में बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे। जब इसे काटेंगे तो 4 का 5 में गुणा करेंगे 20 आएगा। 20 से इसे काटेंगे 3 बार, 3 से इसे काटेंगे 12 बार, यानी जो 12 किलोमीटर दूरी है रेलवे स्टेशन से उसका घर। तो हमें वह निश्चित दूरी ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि 12 किलोमीटर जब वो प्रारंभिक चाल 4 से चलता है तो उसे 3 घंटे लगते हैं। जो 3 घंटे लगते हैं यानी 1 घंटा वह देरी से पहुंचता है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि 1 घंटे पहले छूट जाती है। तो हमें उसे 2 घंटे में पहुंचाना है रेलवे स्टेशन पे। तो टोटल दूरी है 12 किलोमीटर और हमें 2 घंटे में पहुंचाना है। तो इसे काटेंगे आएगा 6, यानी उसे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना होगा, तो वो सही समय पे पहुंच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 4 है, यदि संख्या x 4 5 6 2 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि सभी अंकों का योग, यहाँ 4 है, सभी अंकों का योग जो है वो 9 से अगर कट जाता है तो वो संख्या 9 से विभाज्य है। तीन संख्याओं को जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 6 15, 2 17 प्लस यक्स के जगह ऐसी कौन सी संख्या रखा जाए जो 9 से कट जाए। तो हम यक्स की जगह 1 रखेंगे तो 17 1 18 हो जाएगा, या 9 से कट जाएगा पूरी तरह। तो हमें यक्स के जगह पर 1 रखना है, यानी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 पे 1 दिया गया, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, ट्रांस शासन में अमेरिकी की एक संघीय एजेंसी द सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेटेड सर्विसेज की वर्तमान प्रशासनिक एक भारतीय है, उनका क्या नाम है। तो उनका नाम सीमा वर्मा है। ये पुराना करंट है, लेकिन आप लोगों को नए करंट को याद करना होगा। अगला प्रश्न नंबर 6 है, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड को लोहे से विस्थापित कर देती है। तो इसका उत्तर है जस्ता। जो जिंक है वो धातु को क्लोराइड से अलग कर यानी विस्थापन कर देती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5184 का वर्गमूल क्या होगा। तो हमें वर्गमूल निकालने पर भाग विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं और गुणनखंड विधि द्वारा भी। तो हम भागफल विधि द्वारा इसे हल करते हैं। 5184 इस पर 2 2 का योग कर लेंगे। तो पहले लेंगे 7, यहाँ 7 लिख दें, 7 7 49, नीचे आएगा 2, फिर इसमें 7 जोड़ देंगे, आ जाएगा 14। फिर इसे दोनों को उतारेंगे, दोनों संख्या का। अब कितनी बार संख्या रखे कि 284 आ जाए। तो हम पहले 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, यानी पूरी तरह कट जाता है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 72 या 72 का वर्गमूल है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। यह भाग विधि द्वारा है। आप इसे गुणनखंड विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, वो भी आपको बताते हैं। जैसे आप गुणनखंड विधि द्वारा इसे हल करेंगे तो लिखेंगे 5184, इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 9 18, 2 1 का 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 चौका 8। यह जो है ये 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 324। तो 324 है जो 18 का वर्गमूल है, यानी हम 18 से ही से काट देंगे। 18 से काटेंगे 18 बार, फिर 18 से काटेंगे पूरी तरह, यानी एक तो जोड़ा 18 का बनेगा, एक जोड़ा 2 का बनेगा, एक जोड़ा 2 का, यानी 2 जोड़ा था 2 गुणे 2 और गुणे 18, इसका भी गुणा करेंगे तो 72 आएगा। यानी आप वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा भी और भाग विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। ये आप लोगों को ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग कैसे इसे हल करना चाहेंगे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 72। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है। तो इसका उत्तर है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। इतनी समय तक यह कानों में आवाज़ रहता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 0.1 सेकेंड। अगला प्रश्न है, फरवरी 2018 में टाटा सन्स के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला। इसके पहले वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO थे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एन चंद्रशेखरन। अगला प्रश्न है, 23 सही 2/7 मीटर की लंबाई 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक
बड़ी छड़ बनाई गई, बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? तो हमें मालूम है, इससे पहले हल करते हैं। 23 सही 2/7, इसे हल करेंगे तो आएगा 7 से इसमें गुणा, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 14 दू 16, प्लस इसमें 2 करेंगे बटे 7, तो आएगा 163/7। यह तो टोटल लंबाई है, लेकिन इसी प्रकार के 15 छोटे छड़ों को जोड़कर, यह तो एक छड़ का मान है, हमें 15 छड़ का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम 15 का अगर गुणा कर देंगे, गुणे 15 कर देंगे तो हमें 15 छड़ों का मान आ जाएगा। तो हमें 15 छड़ों के एक बड़ी लंबाई का मान ज्ञात करना है, यानी इसका जो बड़ा मान होगा वही हमें ज्ञात करना है। 15 से गुणा करेंगे, 15 तियाँ 45, हासिल लगा 4, 15 चौका 60, 4 64 के 4, हासिल लगा 6, 15 एका 15, 6 21/7। इससे हल करेंगे, गुणा गड़बड़ हो गया, 15 तियाँ 45, हासिल लगा 4, 15 चौका 60, 4 64, हासिल लगा 6, 15 एका 15, 15 छक्का 90 होता है, 15 छक्का 90 और 4 94, हासिल लगा 9। फिर 15 को गुणा करेंगे 1 में और 9 जोड़ेंगे, आएगा 24। 24 में अगर हम 7 का भाग देंगे 24 45 में, तो आएगा 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 7 सते 7 9 63, 2 सही बटा 7, इतना इसका उत्तर आ जाएगा। 349 सही 2/7 इसका उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आप इसे भी हल कर सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न है, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं? तो हमें मालूम है कि 12 घंटे में 11 बार समकोण बनाती है, तो 24 घंटे में 22 बार बनाएगी समकोण। लेकिन हमको दिया गया है कि एक सप्ताह में 12 दिन होते हैं और 12 रात होती है, यानी 14। तो 22 में हम अगर 14 का गुणा कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कितनी बार समकोण बनाता है। इसे गुणा करेंगे तो 14 दूना 28, हासिल लगा 2, 14 दूना 28, 2 30, यानी 308 बार वह समकोण बनाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित यक्स पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि y पर है। तो हमें x और y का अनुपात ज्ञात करना है। पहले हम लिख ले रहे हैं, मान लो 7.5 गुणे 6, ये तो हो गया y का ब्याज, क्योंकि ब्याज बराबर होता है SI बराबर PRT/100। तो P तो दिया गया है y, यानी P को नहीं रखेंगे, लेकिन RT रखेंगे, SI बराबर बटे 100। फिर अगला है 8 गुणे 5/100। जब इसे हल करेंगे आएगा 9 सही 9 समंदे 8, इसे काटेंगे तो आएगा 9 समंदे 8। ये y का मान है और ये x का मान है, यही हमसे पूछा गया है इसका अनुपात। तो इसका अनुपात ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, 9:8। अगला प्रश्न है, दिए गए मदों के समूह के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। जो हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ये कैसा समूह है? हमें मालूम है ये जो है, ये ठंडी का मौसम है, ये वाला जब हम कैप लगाते हैं, ये बरसात का मौसम है, गर्मी का मौसम है। यानी जो ये तीनों आकृति दिए गए हैं ये किस प्रकार से संबंधित है, यानी ये सभी मौसम हैं। तो इसका उत्तर होगा मौसम। तो ऑप्शन देख रहे हैं जो आपकी ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है,
इन फिगर को देख के हमें मौसम का याद आ रहा है। तो अगला प्रश्न है यदि नहीं दिया गया चार्ट कंपनी एक्स में पुरुष और महिलाओं की औसत दैनिक आय दर्शाता है। पुरुष और महिलाओं की औसत दैनिक आय के बीच अंतर साल दर साल, यहाँ खाली जगह यही ज्ञात करना है। तो हमें बताया गया है कि पुरुष और महिलाओं का औसत आय पाई चार्ट में दर्शाया गया है। पाई चार्ट के स्तंभ जो कि सादे स्तंभ है उसमें पुरुष हैं, जो रंगीन स्तंभ है उसमें महिलाएं हैं। तो हम देखेंगे, इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। जब हम इसे बड़ा करेंगे तो 40 में से ये जो पुरुष है 40.90, इसमें से महिलाओं का अंतर करेंगे तो 21.10, यानी आएगा 19.8। जब अगला अंतर करेंगे 48.60 में 27.00 को घटाएंगे तो आएगा 21.6। उसी प्रकार जब अगला घटाएंगे तो आएगा 25.30। तो हमें पता है कि पहले 19.08 है, फिर 21.06 है, उसके बाद 21.30 है। तो हमें पता है कि यह लगातार संख्या बढ़ रही है। तो हमें जो प्रश्न का उत्तर देना है कि उनके बीच अंतर साल दर साल बढ़ेगी, यानी लगातार बढ़ रही है। तो इसका उत्तर है कि वो साल दर साल बढ़ती रहेगी। तो हम ऑप्शन देख रहे हैं, जो कि ऑप्शन पहला दिया गया है घट रहा है, ऑप्शन दूसरा दिया गया है कि बढ़ रहा है, ऑप्शन तीसरा दिया गया है कि बराबर है। तो हमें कौन सा उत्तर दिखाई दे रहा है? तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 वाला दिखाई दे रहा है कि लगातार बढ़ रहा है, यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमें दिखाया गया है कि निम्न प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार बिग, क्लेवर, पैरट का अर्थ क्या होगा? तो हमें बिग भी देखना है, पैरट भी देखना है और क्लेवर भी देखना है। तो हमें पहले वर्ग में भी देखना है, फिर आयत में भी देखना है, उसके बाद त्रिभुज में भी देखना है। इन तीनों में कौन सी संख्याएं हैं? तो हम देख ले रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में देखिए, इसमें भी रहना चाहिए, इसमें भी रहना चाहिए और वर्ग में भी रहना चाहिए। इन तीनों में जो आपको सी दिखाई दे रहा है वो तीनों में है, यानी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका उत्तर है 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो Mn पर मिरर को रखे जाने पर निम्न चित्र को सही मिरर चित्र को चित्रित करता है। ये जो दिया गया है यह मिरर है। हमें ये वाला फिगर इस पार किस तरह से दिखाई देगा? तो हम जानते हैं जो तीर है वो इस तरह आ जाएगा, और जो बना है दिल के टाइप वो इस तरह बनेगा, और ये फिगर ऐसे रहेगा और ऐसे बनेगा, लगभग ऐसे ही बनेगा। तो आप ऑप्शन देख ले रहे हैं, ये पहला ही ऑप्शन में, दूसरा ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है W = F(s) cos थीटा। जब कोई भी प्लेटफॉर्म पे यात्री जो खड़ा है वो वजन लेकर खड़ा है, मान लो ये यात्री है, इसके ऊपर एक गठरी है, यह तो एक लंबवत दिशा में खड़ा है, यानी इसके बीच जो डिग्री बन रही है कोण का मान वो 90 डिग्री बन रही है। तो हम कार्य जो कहेंगे वो कितना कार्य किया गया है, तो W =
होता है एफ एस और कास थीटा की जगह कास 90 रखेंगे और कास 90 का मान जो होता है वो 0 होता है, यानी इस टोटल का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो W बराबर 0 कार्य, यानी कोई कार्य नहीं होगा, यानी 0 जूल इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त चित्र का चयन करें, नीचे के विकल्पों में से करें। तो ये फिगर दिया गया है, इसमें जो खाली जगह पर जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें कौन सी संख्या आएगी? तो आप लोगों को फिगर थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं। इन चारों में जो ऑप्शन नंबर आपको 4 दिखाई दे रहा है, जो कि ऐसे फिगर बना है, यही वाला फिगर यहाँ पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है जो 21 नंबर, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और उसके आधार पर करें कि नीचे दिए गए अनुमानों में से कौन सा उसमें निहित है। तो तर्क दिया गया है, एक पिता ने अपने बेटे को सलाह दी कि चेन्नई से मैंगलोर तक जाने तक सबसे छोटा रूट बेंगलुरु से होकर है। तो पहला अनुमान है, बेटा बेंगलोर जाना चाहता है। यह तो कथन सही है, क्योंकि पिता उसे सलाह दे रहे हैं कि बेंगलुरु से जाओ, मतलब जो रास्ता है वो बेंगलुरु से होकर जाओ तो छोटा रूट पड़ेगा, यानी वह जाना चाहता है, इसीलिए उसे बता रहे हैं कि मैंगलोर आपको जाना है तो बेंगलोर से होकर जाइए, यानी पहला कथन सही है। पिता हर किसी को सलाह देता है, ऐसा कथन में नहीं कहा गया, यानी दूसरा जो कथन है वो गलत है। तो इसका केवल एक ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, केवल एक अनुमानित निहित है। अगला प्रश्न है, खाली जगह दिया गया है, एक बहुकोशिकीय जीव है। तो इसका उत्तर होगा एगेरिकस जो है वो बहुकोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग का पहचान करें। यूरेनियम जो होता है परमाणु रिएक्टर का ईंधन होता है। यूरेनियम 235 भी होता है और यूरेनियम 236 भी होता है। यह भारत में दूसरे नंबर पे सबसे उपयोग किए जाने वाला है। पहला भारत में थोरियम होता है। ये थोरियम जो है यह भी एक परमाणु रिएक्टर ईंधन भी है। यह भी पूछा जाता है कि थोरियम भी परमाणु रिएक्टर है और यूरेनियम भी परमाणु रिएक्टर ईंधन है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए ON आरेख के अनुसार गैर खिलाड़ी और अनुशासित लड़कों की कुल संख्या कितनी है। तो आप फिगर थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाते हैं। इसमें जो यह वर्ग दिया गया है यह बॉयज़ को है, जो त्रिभुज दिया गया है वह गर्ल्स का है, और जो वृत्त दिया है वह एथलीट यानी खिलाड़ियों का है, और जो आयत दिया गया है यह डिसिप्लिन में है। तो हमें ज्ञात करना था गैर खिलाड़ी, यानी खिलाड़ी तो नहीं होने चाहिए क्योंकि यहाँ गैर खिलाड़ी लिख दिया है। और अनुशासित लड़कों की कुल संख्या कितनी है। हमें अनुशासित और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, जबकि एथलीट नहीं होना चाहिए, यानी जो ये वृत्त में है ये तो पूरा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो गैर एथलीट कर दिया है, यानी खिलाड़ी एकदम नहीं चाहिए। तो बॉयज़ के लिए हमें वर्ग में होना चाहिए, और डिसिप्लिन के लिए ये वाला जो बड़ा था ये आयत में भी होना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं एक तो 1 है और एक तो 9 है। आप इसे देख लीजिए, यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 1। ये जो दोनों संख्याएं हैं इससे हम जब जोड़ेंगे तो 9 और 1 आ जाएगा 10, यही इसका उत्तर है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो पहला दिख रहा है वही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 25 है।
शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? तो शक्ति की इकाई को पास्कल कहते हैं। फार्मूला होता है P बराबर F/A। जब हम क्षेत्रफल बड़ा कर देंगे तो शक्ति घट जाएगी, जब क्षेत्रफल को हम कम करेंगे तो शक्ति बढ़ जाएगी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम क्षेत्रफल को वृद्धि करते हैं तो बल हमें यानी शक्ति हमें कैसा महसूस होता है? तो क्षेत्रफल बड़ा कर देने पर शक्ति का मान घट जाता है। जैसे आप देखेंगे एक पेंसिल होता है, अगर उसे किसी कागज़ पर रखेंगे तो ज़्यादा नीचे तक धंसेगा क्योंकि उसका क्षेत्रफल जो होता है वो कम होता है। जबकि उसी प्रकार हम कुछ बड़े जिसका क्षेत्रफल बड़ा हो उसे कागज़ पर रखेंगे तो उतना नहीं दबेगा। इसीलिए कहा जाता है कि क्षेत्रफल बढ़ा देने पर दाब कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। यह शक्ति की इकाई है और जो वाट है वो भी शक्ति की इकाई होती है, ये भी याद कर लीजिएगा। और यहाँ तो उत्तर पास्कल दिया गया है लेकिन शक्ति की इकाई वाट भी होती है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% के हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हमें इसे हल करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 1200, इसमें 15% की हानि करेंगे यानी इसका मूल्य 75% के बराबर हो जाएगा। उसमें 5% की और कमी करेंगे यानी उसका मान 95 के बराबर हो जाएगा। जब इसे हम हल करेंगे, इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, 5 से काटेंगे इसे 19 बार में और 5 से काटेंगे इसे 20 बार, 5 से इसे काटेंगे 4 बार, 5 से इसे काटेंगे 17 बार, 4 से इसे काटेंगे 3 बार, ये 17 है। 17 के इसमें गुणा करेंगे 17 तियाँ 51 गुणे 19, 19 के गुणा करेंगे 19 एक्का 19, हासिल लगा 1, फिर 19 पचे 95 और 1 96 यानी 969 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। तो कथन है, अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीज़ें बेचते देखा जाता है। तो पहला निष्कर्ष है, इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली कराने के लिए पुलिस की मदद ले। तो ये भी सही है। और दूसरा है कि फुटपाथ पर जमा किए बिना इन विक्रेताओं को माल बेचने के लिए कुछ जगह आवंटित की जानी चाहिए। तो ये भी कथन सही है क्योंकि वो फुटकर विक्रेता कहाँ पर जाएंगे। तो कथन निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों इसका पालन करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कथन 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही समरूप शब्द युग्म का चयन करें। तो दिया गया पहले तेज, उसके बाद धीमा। तो हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे का अपोजिट है। पहले कोई व्यक्ति तेज दौड़ रहा है, अब धीमा दौड़ रहा है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन है इंतज़ार करना, बने रहना। तो ये तो अपोजिट नहीं दिखाई दे रहा है। घूरना और झांकना ये लगभग समानार्थी हैं, लगभग कह सकते हैं समानार्थी हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, एक तरफ तब बढ़ाना और दूसरे तरफ है घटाना, यानी एक तरफ तो बढ़ा रहा है दूसरे तरफ घटा रहा है, यानी ये अपोजिट है एक दूसरे को। यही हमें समानार्थी ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, किस मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनता गैराज के लिए विशेष ज्यूरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो मोहनलाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों के परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 23 × 19 = 437 है तो 0.0437 भागे 19 1.9 का मान कितना होगा? तो हमें मालूम है इन दोनों का गुणा करने पर 437 आता है। इसमें अगर हम 19 का भाग देंगे 1.9 का, और ये है कितना 0.04, तो ये वाला दशमलव ये वाले दशमलव से हटेगा तो यहाँ तीसरे नंबर पे दशमलव आ जाएगा। हमें मालूम है इन दोनों का गुणा करने पर इतना आता है, तो हम इसमें अगर 19 का भाग दे देंगे तो 23 आ जाएगा। यानी 23 तो आएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक पे है? 3 अंक पे हैं, तो हमें 3 अंक पे दशमलव लगाना होगा। तो हम 0.023 इसका उत्तर ये लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है। तो हमें दिया गया है UE5 TF4 SG6 और RH3। तो हम अगर देखें तो पहले से तीसरा बनाते हैं और तीसरे से आगे वाली संख्या बनाएंगे। उसी प्रकार T से इसे बनाएंगे, क्योंकि 5 ये जो किनारे पर आपको दिखाई दे रहा है 5 से 6 हो गया, तो 6 से आगे वाले किनारे पे संख्या पे 7 होगी, तो हम 7 लिख दे रहे हैं। U से एक संख्या कम T पे है, T से एक कम संख्या S पे है, X से एक संख्या कम 18 पे R है, 18 से एक कम होगा तो 18 से एक कम होगा 17, 17 पे क्यों होगा? तो E जो कि 5 पे है, 5 से F 6 पे गया है, 6 से G 7 पे गया है, 7 से H 8 पे गया है, तो 8 से I यानी 9 पे होगा। तो क्यों I7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 202 में घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है? तो हम इन तीनों ऑप्शन में देख ले रहे हैं। तो 202 में अगर हम 6 घटाएंगे तो आएगा 196, और 202 में अगर हम 10 घटाएंगे तो आएगा 192। उसी प्रकार 14 घटाएंगे तो आएगा 188। 202 में अगर 14 घटाएंगे तो हमें देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं जो 196 है ये 14 के स्क्वायर है, और हमें कह रहा है एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। जो 196 है ये 14 का पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 14। हमसे ये प्रश्न पूछा गया कि किसे घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो गया, यानी 6 घटाने पर हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो गया कि 196, इसीलिए इसका उत्तर 6 होगा। अगला प्रश्न है, दो मित्र X और Y एक स्थान A से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। X दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है और Y पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। X और Y के बीच सबसे कम दूरी ज्ञात कीजिए। खाली जगह है जो ज्ञात कीजिए। तो हम मान ले रहे हैं यहाँ A है, यहाँ से जो X है वह दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है, और X से ही Y पूर्व की ओर चलता है 15 किलोमीटर। इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हमें फार्मूला याद है, फार्मूला जिनको नहीं याद हो याद कर सकते हैं। पाइथागोरस फार्मूला है कि जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। तो हमें कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। यही वाला होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे बराबर 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400, और इसका स्क्वायर करेंगे आएगा तो 225। इसे जोड़ेंगे तो 625। इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर इसे वर्गमूल निकालेंगे आएगा 25। यही इसका उत्तर है। तो जो न्यूनतम दूरी है वो 25 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर
1 में दिखाई दे रहा है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1875 को विभाजित करने पर यह पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो हम इसे हल करते हैं। इसके लिए तो आपको सबसे सरल तरीका है कि जो कि ऑप्शन दिया गया उसी से भाग कर दीजिए। तो 1875 इसे अगर 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, यानी तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। लेकिन जब हम 3 से इसे काटते हैं, 1875 को 3 से काटते हैं तो 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ये जो संख्या है इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 25, यानी यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें कौन सी छोटी संख्या से विभाजित करने पर यह आया? तो यह ऑप्शन नंबर 2 जो कि 3 है, इससे विभाजित करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 3। अगला प्रश्न नंबर 36 है, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिरोधक कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए संबंधी जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुनें। हमें दिखाया गया है कुत्ता, फिर कुत्ते का रहने का घर यानी कैनल, कैनल में कुत्ते रहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कुत्ते कहाँ रहते हैं? कैनल। उसी प्रकार जो शेर दिखाई दे रहा है ये कहाँ रहता है? तो यह गुफा में रहता है शेर। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है घोंसला, दूसरा है पक्षी साल और तीसरा है झोपड़ा, चौथा है गुफा, यानी जो चौथा है यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। इसे हल करके हम आपको अगली वीडियो में भी बता देंगे। इसका उत्तर जो है वो 80 है, लेकिन आप लोग इसे हल करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? जब कोई वस्तु है जो पानी में डूब रही है, पानी में जब डूब रही है तो एक तो वस्तु द्वारा पानी पर लगाया गया बल होता है जिसे हम भार कहते हैं। तो यह वस्तु का भार है जो कि वस्तु द्वारा पानी पर लगाया जाता है। और एक और बल है जो तो पानी के द्वारा लगाया जाता है या वस्तु पर लगाया जाता है। यही हमसे पूछा गया है कि पानी द्वारा ऊपर की तरफ जो बल लगाया जाता है उससे क्या कहते हैं? तो उसका नाम उत्प्लावन बल है। यह पानी द्वारा वस्तु पर लगाया जाता है। यह एक प्रश्न पूछा जाता है, जब कोई वस्तु जो कि उत्प्लावन बल से अधिक बल लगाता है तो वो वस्तु डूब जाती है, क्योंकि जो पानी के द्वारा लगाया गया बल है उससे अधिक अगर हम बल लगाएंगे वस्तु द्वारा तो डूब जाएगी। लेकिन जो वस्तु उत्प्लावन बल से कम बल लगाता है तो वो पानी पर तैरती रहती है। इसी का नियम का प्रयोग करके पनडुब्बी बनाया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कौन से बल का प्रयोग करके पनडुब्बी बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्प्लावन बल। अगला प्रश्न है, 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की गति का योग प्रति घंटा कितना होगा? तो हम जानते हैं कि हमें ट्रेनों की गति पूछा है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी लिखेंगे 150 प्लस 130 और समय दिया है 2.7 सेकेंड। इसे जोड़ेंगे तो आएगा 0.538 बटे 7.2। हमें इसे किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है क्योंकि ऑप्शन जो दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे 18/5 से गुणा करेंगे तो इसे हम हल करेंगे तो आ जाएगा 140 किलोमीटर पर घंटा। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, कौन सा शीर्ष
बॉलीवुड अभिनेता एक लंबे समय से कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर के ब्रांड एम्बेसडर है। तो इसका उत्तर है शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल में नारी पोर्टल लॉन्च किया जो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेनका गांधी। इसका उत्तर हो जाएगा मेनका गांधी। अगला प्रश्न है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो हमें मालूम है जो पानी का सूत्र होता है वो H2O होता है। H का जो द्रव्यमान होता है 1, इसमें 2 अणु है। जो ऑक्सीजन का होता है वो 16 होता है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 2:16, इसे काटेंगे तो 2 से काटेंगे 1 और 2 से काटेंगे इसे 8 बार, यानी 1:8। यही इसका उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, tan अल्फा बराबर √2 + 1 है, तो tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान क्या होगा? तो इसे हम हल करेंगे तो हम जानते हैं जो tan अल्फा होता है, tan अल्फा बराबर होता है 1/cot अल्फा। तो जो tan अल्फा का मान है उसे हम 1/cot में भी लिख सकते हैं, cot अल्फा। तो पहले लिखेंगे √2/1, यहाँ से हल करेंगे tan अल्फा माइनस cot अल्फा। फिर cot अल्फा के लिए बटे में लिख देंगे √2 + 1। इसे हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 + 1, इसे हल करेंगे तो आ जाएगा √2 + 1, इसका स्क्वायर आएगा -1। इसे हल करेंगे आ जाएगा 2 √2 + 1 बाई √2 + 1। जब इसे काटेंगे था 2 √2 + 1 बटे 2 अंडर में +1। इसे जब काट देंगे तो आ जाएगा 2। यही इसका उत्तर है। आप इसे हल भी कर सकते हैं आसानी से, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 2। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और उसके आधार पर करें कि नीचे दिए गए अनुमानों में से कौन सा उसमें निहित है। तो तर्क है एक सेना जनरल ने सैनिक को कहा अब गोली चलाओ। तो पहला अनुमान है सैनिक को पता है कि कहाँ और किस पर गोली चलाना है। ये तो अनुमान सही है, क्योंकि उसे पता ही है तभी तो उसे कहा गया कि गोली चलाओ। तो उसे पता है कि हमारा लक्ष्य कहाँ है, हमें किस पर गोली चलाना है। तो पहला अनुमान तो सही है। दूसरा जो अनुमान है सेना जनरल को गोली चलाना नहीं आता, ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि अनुमान में कहा ही नहीं गया है कि सेना जनरल को गोली नहीं चलाना। हो सकता है उसे चलाना आता हो, इसीलिए जो दूसरा है वो गलत है। तो इसका केवल पहला अनुमान सही है, यानी केवल एक अनुमान निहित करता है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं को पूरा करेगा। तो ये जो श्रृंखला दिया गया है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या है। तो हम अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 12 का 2 का गुणा करेंगे आएगा 24। तो उसी प्रकार 18 में 2 का गुणा करेंगे आएगा 36। यही इसका उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। अगला प्रश्न, कोड यदि PEARLS को इतना लिखा गया है, उसी प्रकार इसको इतना लिखा गया है, तो हमें WEARS को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर देख ले रहे हैं, जो ऊपर दिए गए हैं इन्हीं में से हम संख्याओं को निकालेंगे। जो कि W का मान दिया गया है तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे दिया गया, तीसरे नंबर पे 6 है। उसी प्रकार हमें दिया गया है W के बाद E का मान ज्ञात करना है, तो E का मान इसमें से देख ले रहे हैं 2 है। उसी प्रकार A का मान 3 है, R का मान 7 है और S का मान 5 है। यही संख्या होगी जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। इन्हीं संख्याओं में से इन संख्याओं को निकालना है। अगला प्रश्न नंबर 48,
चौथी शताब्दी में शुरुआत में गुप्तों ने खाली जगह में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये खाली जगह ये कौन सा है? तो यह मगध है। मगध इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि एक बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुज के प्रत्येक भुजा उसके अपने ही त्रिभुज की भुजा की 1/3 के बराबर है। तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो कोई त्रिभुज है, इसके 3 छोटे छोटे भाग कर दिए गए हैं, तो इसका एक छोटा त्रिभुज 3 ठे बनाया गया। इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के मान के बराबर क्या होगा? इसका क्षेत्रफल जो होगा वो इसके क्षेत्रफल के 1/2 के अनुपात में होगा। यही इसका उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी आकृति समूह में बाकी आकृतियों से अलग है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक अलग है, वो आपको ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, ये नीचे की तरफ किनारे पर रंगा गया, इसमें भी नीचे किनारे पर रंगा गया, इसमें भी। उसी प्रकार इसमें भी इधर साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में। उसी प्रकार इधर, इधर और इधर, इन तीनों में कहीं न कहीं एक ही साइड रंगा गया। जबकि ऑप्शन नंबर जो पहला आप देख रहे हैं इसका ऊपर की साइड रंगा गया, जबकि ऊपर का नीचे की, यानी यही जो फिगर है वो सबसे अलग है। तो इसका उत्तर जो देख रहे हैं वो ऑप्शन नंबर 3 में पहला दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बैंक में हमेशा होता है। तो बैंक में हमेशा क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रबंधक, दूसरा ऑप्शन है एटीएम, तीसरा ऑप्शन है खाता धारक, ऑप्शन नंबर 4। इन चारों में से एक जो हमेशा बैंक में रहता है। तो प्रबंधक हमेशा रहते ही नहीं हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। एटीएम भी हमेशा नहीं रहता है और लॉकर भी हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो खाता धारक है यानी अकाउंट होल्डर, वो हमेशा रहता है एक बैंक में। ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि C6H12 का सूत्र खाली जगह हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है। तो हमें फार्मूला है मालूम है मेथेन नहीं, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ये एल्केन का फार्मूला है, यानी जिसमें भी होगा उसमें एन जुड़ा होगा। तो एनकाइन ये नहीं है, सीन भी नहीं है और आयन भी नहीं, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है हेक्साइन, यही इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो C6 होगा और H 6 दूनी 12 + 2 14 हो जाएगा। यानी यही फार्मूला आपको दिया गया है कि यह कौन सा हाइड्रोकार्बन दर्शाता है, तो हेक्सेन को दर्शाता है। यह फार्मूला है एल्केन का। आपको एल्काइन का भी फार्मूला याद करना होगा और एल्कीन का। अगला प्रश्न है, दी गई मंदों के समूह के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। तो ये जो फिगर दिया गया है, इन तीनों फिगर में से आपको क्या दर्शाया गया है? तो यह किसी न किसी प्रकार का विश्लेषण है। जैसे ये पहला जो दिया गया है यह भी विश्लेषण है, कहीं कोई कम साधन है, कहीं ज़्यादा साधन, कहीं कम साधन। अगला जो फिगर दिया गया ये भी विश्लेषण का है, क्योंकि कभी मान घटता है, कभी बढ़ता है। और ये भी विवरण का चिन्ह है, यानी जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है यही इसका सही उत्तर है, एनालिटिस। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन को सच मानकर तय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा अंतर्निहित है। कथन है, ट्रैफिक बोर्ड पर लिखा है गति आनंद देती है परंतु जान ले लेती है। तो ये तो कथन दिया गया है कि अगर आप तेज़ी से चलाएंगे वो ज़रूर आनंद देती है, लेकिन ज़्यादा स्पीड जानलेवा होता है। तो धारणाएं कौन सी है? तेज ड्राइव करें और रोमांच का अनुभव करें। ये तो धारणाएं निकल नहीं सकती, क्योंकि इसमें कह रहा है कि गति तेज जरूर आनंद देती है। गति जो तेज रहती हो आनंद जरूर देती है, लेकिन जान भी ले लेती है। इसलिए धारणाएं तो ये कह नहीं रहा है कि आप तेज ड्राइव करें और आनंद लें। वो कह रहा है आप तेज करें या धीमी करें, लेकिन अपने नियम के अनुसार करें।
क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलाने पर जान ले लेती है, यानी जो पहला कथन है यह गलत है। और दूसरा, तेज ड्राइविंग पे भारी दंड लगेगा, इसका भी कोई निष्कर्ष इस कथन में नहीं दिया गया है। तो न तो पहला सही है न तो दूसरा। और ऑप्शन नंबर जो पहले में दिखाई दे रहा है, न तो धारणा 1 और न तो धारणा 2 अंतर्निहित है, यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, PQR ऐसे पाइप हैं जिनके माध्यम से एक टैंक में क्रमशः विलयन ABC निर्वहन होता है। यदि PQR अकेले संचालित होने वाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली हो तो सभी तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं, तो 3 मिनट बाद टैंक में विलयन C का अनुपात क्या होगा? तो पहला तो है 30, पहला PQR 30 है, फिर 20 है, फिर 10। इसका एलसीएम लेके आएगा 60। इसे भाग देंगे तो 2 बार, इसे भाग देंगे तो 3 बार, इसे भाग देंगे तो 1 बार। 10 से भाग देंगे तो आएगा 6 बार। हमें पूछ रहा है कि 3 मिनट बाद विलयन का अनुपात क्या होगा। तो 3 मिनट में जो विलयन का अनुपात होगा वो C के अनुपात के बराबर। तो C का जो अनुपात है वो तो 6 है, और टोटल जो यह भर रहा है वह भर रहा है 6, 3 और 2, इसे जोड़ेंगे तो 11। यही इसका अनुपात आएगा 3 मिनट बाद, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, 3 पाइपों में से पहले 2 किसी खाली टैंक को क्रमशः 9 और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरे द्वारा भरे गए टैंक को 15 घंटे में खाली किया जा सकता है। टैंक को खाली होने पर सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, तो टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा? तो इसे हल करते हैं। पहला पाइप है जो 9 घंटे में भरता है, दूसरा 18 घंटे में भरता है, और तीसरा 15 घंटे में खाली कर देता है। इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देना, क्योंकि यह घंटे खाली कर रहा है। तो इसका एलसीएम 90 होगा। इससे भाग देंगे तो 10 बार, 18 से भाग देंगे तो 5 बार, और 15 से भाग देंगे तो 6 बार। कह रहा है तीनों टैंक को खोल दिया जा रहा है तो कितने घंटे में भर सकता है? 15 लीटर तो भर रहा है और 6 लीटर खाली कर रहा है, यानी 1 घंटे में वो 9 लीटर भर रहा है। तो 90 लीटर को भरने में कितना लेगा? तो 9 से भाग देंगे, 10 घंटा लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता पाई जाती है? तो इसका उत्तर है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन जो होता है वो मनुष्यों में होता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, कोई मनुष्य अगर गोरा है तो उसका लड़का काला हो जाता है, कोई मनुष्य काला है तो उसका बेटा गोरा हो जाता है। इसी प्रकार जो विविधता होती है वो लैंगिक में होती है, जबकि अलैंगिक होती है उसमें विविधता नहीं होती। जैसे पेड़ है, जो पौधे हैं वो अलैंगिक प्रजनन करते हैं, जो कि केला का अगर पेड़ देंगे वो प्रजनन करेगा तो केला ही जन्मेगा। आम का अगर पेड़ है वो अगर प्रजनन करेगा वो आम ही जन्मेगा। तो उनमें कोई विविधता नहीं पाई जाती है। लेकिन मनुष्यों में या लैंगिक जो भी प्रजनन करते हैं उनमें विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह की जगह पर सही आकृति चुने। ये जो प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है इन पे कौन सी आ गई? इस प्रकार से यह बना है, इस प्रकार से यह कैसे बनेगा? तो जो ऑप्शन नंबर आप 3 देख रहे हैं, क्योंकि ये जो खाली जगह है इसमें रंग दिया गया है और ये जो रंगा हुआ जगह है वो खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में जो दिखाई दे रहा है ये इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? तो अम्लीयता का मान कहता है जो ये 7 होता है, ये 7 होता है, ये न्यूट्रल होता है। इसके जब इस साइड आएंगे यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, इस साइड बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ता है, और इस साइड बढ़ने पर जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो क्षारीयता बढ़ता है। लेकिन हमसे कहा गया कि सबसे
अम्लीय, तो सबसे जो किनारे पर होगा वही इसका मान होगा। तो ये जो ऑप्शन देख ले रहे हैं पहला कि पीएच मान जो कि 1 है, एक जो ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है पीएच मान 0, ये इसका सही उत्तर होगा क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। अगला प्रश्न है 6084 का वर्गमूल कितना होगा। तो इसे हल करते हैं भाग विधि द्वारा। 60 और 84, पहले भाग देंगे 7 से, 7 सत्ते 49, ये 7 जोड़ देंगे आएगा 14, इसे घटाएंगे तो 1, इसमें भी 1, 84। फिर हम लेंगे 8, 8 से 8 में गुणा करेंगे आएगा 64, फिर 8 चौक 32, 6 38, हासिल लगा 3, 8 एक 8, 3 11, यानी पूरी तरह कट गया। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 78 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। ये जो दिया गया है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, हमें कुल संख्या ज्ञात करना है, कुल संख्या ज्ञात करना है कि कितना है। तो जो पहला दिया गया है कथन कि श्री यक्स का रैंक से ऊपर 15वां, ऊपर से यह 15वें स्थान पे है, और दूसरे कथन में दिया गया है रैंक श्री यक्स का रैंक नीचे से 26वां है। तो इसी का रैंक ऊपर से दिया गया है और इसी का रैंक नीचे से दिया गया है। तो इसे हम जोड़ेंगे 6 5 11 के 1, हासिल लगा 1 2 1 3 1 4, और इसी में से इसका ऊपर से भी गिना गया नीचे से भी गिना गया, यानी टोटल संख्या 40 है। तो हमसे यह पूछा गया है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो छात्रों की कुल संख्या 40 है, लेकिन कथन में दिया गया है कि हमें कथन से ज्ञात करना है। तो कथन 1 और कथन 2 जब दोनों मिला लेंगे तो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी इसका उत्तर जो है वो कथन 1 और कथन 2 दोनों को मिला देने पर इसका उत्तर मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि समीकरण x² प्लस kx प्लस k का मूल आवर्ती हो तो x का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका जो मान होगा वो k बराबर 4 और k बराबर 0, ये दोनों होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 1 से 100 तक सम्मिलित सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमें ज्ञात करना है 1 से लेकर 100 तक, यानी प्राकृतिक सम संख्याओं का। तो फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, फार्मूला होता है n + 1/2। ये जो होता है प्राकृतिक सम संख्याओं का योग होता है। हमें प्राकृतिक 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। यह सम संख्या नहीं है, यह प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो प्राकृतिक संख्या 100 है, तो 100 गुणे 100 में 1 जोड़ेंगे 101/2, इसे काटेंगे 50 बार, 50 से इसमें गुणा करेंगे आएगा 50 और 50, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली खाली जगह नदी के तट पर स्थित है। तो दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न है किसी एक सेल में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र पर निर्भर होती है। तो जो अधिकतम संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की, तो 2n² इसी पर आधारित होती है। तो इसका फार्मूला है 2n², ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्र राजनीति में शामिल हो गया और वह अब पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमित मित्रा। अगला प्रश्न कह रहा है अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव खाली जगह हो जाएगा।
मतलब कह रहा है अगर प्रतिरोध आधा कर दे रहे हैं तो ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा। तो हमें फार्मूला याद है H बराबर I²RT, यह फार्मूला होता है। आपको भी फिजिक्स के लगभग सभी फार्मूले को याद कर लेना है, क्योंकि इस ALP में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें अच्छा खासा देता है। ये प्रतिरोध है, अगर हम इसे आधा कर देंगे तो ये जो ऊष्मीय प्रभाव है यह भी आधा हो जाएगा। यानी अगर हम प्रतिरोध को आधा कर देंगे तो ये भी आधा होगा। प्रतिरोध यानी इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिरोध को आधा करने पर ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह ग्राफ दिया गया है और प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2001 और 2006 के दौरान वेतन का अनुपात और वार्षिक व्यय का अनुपात, हमें दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये देख रहे हैं वेतन का अनुपात, वेतन है 1 से लेके 2006 तक, 6 वर्षों तक। तो अगर हम इसका योग करेंगे, जैसे 1500 प्लस 2600 प्लस 3200, उसके बाद 4100 प्लस 5000, उसके बाद प्लस करेंगे 5200, तो इसका जो योग होगा वो आएगा 21,600, इसका योग 21,600 आएगा। और जो व्यय है, व्यय तो भोजन में भी है, दवाई में भी है और टैक्स कर में भी है, तो इसका भी योग करेंगे व्यय में और इसका भी योग करेंगे व्यय में और इसका भी योग करेंगे व्यय। इसका योग करेंगे तो आएगा 1200, इसका योग करेंगे दवाई का आ जाएगा 4000 और इसका व्यय करेंगे कर का तो आ जाएगा 900 और इसे जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 6100। तो हमें वेतन का अनुपात जो कि 21,600 है और प्रतिवर्ष व्यय का अनुपात जो कि 6100 है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो 0000 से काट देंगे तो आ जाएगा 216/61, ये इसका अनुपात है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है, 216/61, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब 21 न्यूटन के बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। फार्मूला होता है F बराबर ma। तो हमें बल दिया गया है 21 न्यूटन, द्रव्यमान का मान दिया गया है 3 किलो, द्रव्यमान का मान दिया है 3 किलो और हमें त्वरण यानी A का मान ज्ञात करना है। तो 3 से इसे काटेंगे 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया गया है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह A का मान है त्वरण। अगला प्रश्न है, वेट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 हो जाता है। यदि वेट का दर 12% है तो टेलीविज़न का मूल कीमत क्या है। तो कोई भी वस्तु होता है उसका मूल कीमत 100% के बराबर होता है। तो ये जो कह रहा है वेट शामिल करने पर भी टेलीविज़न का मूल्य, तो 100% तो उसका मूल्य होगा और उसमें 12% जोड़ देने पर यानी 112 जो होगा वो 14,000 के बराबर है, क्योंकि वो कह रहा है कि टेलीविज़न में जो है वेट शामिल कर दिया जा रहा है। वेट का मान 12% है तो 112 का मान है 14,000, तो हमें 100% का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये जो कह रहा है कि हमें मूल कीमत ज्ञात करना है। तो 100% बराबर होगा 100 मतलब 14,000 बटे 112 गुणे 100। जब इसे हल करेंगे तो आएगा 12,500, यही इसका उत्तर है 12,500 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, खाली जगह पौधों
का नर प्रजनन अंग है तो इसका होगा पुंकेसर। अगला प्रश्न है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0। एक के मूलों में से एक मूल है x बराबर 2 तो दूसरा मूल ज्ञात करना। तो हम इसे x के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0। अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो आ जाएगा 4। 6 में से 2 का गुणा करेंगे आएगा 12 प्लस के बराबर 0। तो के का मान जो होगा 12 में से 4 घटाएंगे 8, यानी के का मान 8 हो जाएगा। तो हम के जगह रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8। जब गुणनखंड करेंगे तो एक कोष्टक में आएगा x माइनस 2 और दूसरे में आएगा x माइनस 4, यानी एक तो संख्या x बराबर 2 होगी और दूसरी संख्या x बराबर 4 होगी। एक का मान दिया है 2 मोल, एक का मान दिया है x बराबर 2 मोल और दूसरे का मान हमें पूछ रहा तो x बराबर 4, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला x बराबर 4। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। तो इसका जो छवि बनेगी केंद्र पर बनेगी, वास्तविक, उल्टी और अत्यधिक संकुचित, मतलब बहुत छोटी। यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 2016 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक किस राज्य से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है पार्थेनोमी नौकाम्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निषेचन के बिना फलों के विकास में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ाएं। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगला वीडियो हम फिर अगले दिन बनाएंगे।